अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछला लेक्चर जो है वो छोड़ा था। अभी आपको हैगफिश दिखाई गई है पिक्चर 28.15 में। इसकी जो किडनीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया। टेस्टिस मौजूद हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और किडनीज़ मौजूद हैं। किडनीज़ की जो ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं उन्हें रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये सारी लिंक कर रही हैं, अल्टीमेटली एक डक्ट बनाती हैं जिसे आर्चीनेफ्रिक डक्ट कहते हैं, और फिर ये एनस के थ्रू जिस्म से बाहर खुलती है। तो इस किस्म की किडनी में जो छोटे यूनिट्स हैं, जो प्रिमिटिव यूनिट्स हैं जिससे ये किडनी मिलकर बनी हुई है, उसे प्रोनेफ्रॉस कहते हैं। दूसरी तरफ हैमर हेड फिश है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि टेस्टिस मौजूद हैं किडनीज़ के पास। किडनी से निकलने वाली ट्यूब्यूल्स मिलकर एक बड़ी डक्ट बना रही है, आर्चीनेफ्रिक डक्ट। ये अगेन एसेसरी यूरिनरी डक्ट के साथ मिलती है और फिर ये एनस की तरफ जाकर खुलती है। पूरा जो सिस्टम है इसका वो आगे से, और इस किस्म की जो किडनी है वो ऑब्विस्थोनेफ्रॉस जो यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बनती है। रेप्टाइल्स की तरफ आ जाते हैं। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में आगे फिर मेटानेफ्रिक किडनी है। यह सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किडनी की। मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स। तो टेस्टिस आप देख रहे हो, किडनी बिल्कुल अलहदा इंडिपेंडेंट है। किस जो टेस्टिस हैं उनकी डक्ट बिल्कुल अलहदा हो गई है। यूरेटर, यूरिन एक्सक्रीशन करने के लिए जो डक्ट है वो प्रॉपर बन गई है। दोनों किडनी से वो निकल रही है अलग अलग, कंबाइंड डक्ट नहीं है। और फिर ये एनस की तरफ खुल रही है। और जो दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि जो टेस्टिस से निकलने वाली डक्ट्स हैं उन्हें डक्टस डेफरेंस भी कहते हैं। उन्हें पुरानी जो बुक्स थी उनको वॉस डेफरेंस भी बोलते थे। कुछ में जैसे यहाँ पर आर्चीनेफ्रिक डक्ट भी लिखते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में फिर वॉस रेफरेंस का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो आपको नजर आती है। अब ये हमारे पास है एक टेबल 28.2। इसमें आपको दिखाया गया कि एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन कैसी है जो पानी है उसकी, और यूरिन की कंसंट्रेशन कैसी है जो जानदार के जिस्म से निकलती है, और उसमें मेजर जो नाइट्रोजनस वेस्ट खारिज किया जा रहा है वो कौन सा है। तो ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं। फ्रेश वाटर मछलियाँ हाइपोऑस्मोटिक, यूरिन कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के साथ इसकी हाइपोऑस्मोटिक है। सॉल्ट वाटर फिश हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, जाहिर बात है क्योंकि ये नमकीन पानियों में पाई जाने वाली मछली हैं। तो इनका जो यूरिन है आइसोऑस्मोटिक रखा जाता है ताकि ज़्यादा जो मिनरल्स आइंस हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा समंदर के पानी से इनके जिस्म में ना आए। एम्फीबियंस हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और डाइल्यूट यूरिन निकालते हैं अपने जिस्म से, इसलिए इसको लिखा हुआ है वेरी हाइपोस्मोटिक। रेप्टाइल्स हाइपर ऑस्मोटिक, समुद्रों के पानी में, नमकीन पानी में ज़्यादा रहते हैं, तो ये भी आइसोऑस्मोटिक कंडीशन जो है उसमें यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। मेरीन मैमल्स की बात करें तो हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट अगेन, और फिर ये कोशिश करते हैं कि हाइपर ऑस्मोटिक बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो खारिज किया जाए क्योंकि ताज़ा पानी पीने को नहीं मिलता। डेजर्ट मैमल्स, इनको भी क्योंकि बारिश और खुश्क साली की वजह से पानी नहीं मिलता, ये भी हाइपर ऑस्मोटिक जो यूरिन है, बहुत ज़्यादा हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन उसको एक्सक्रीट करते हैं। मैरीन बर्ड्स, समुद्रों की तरफ पाए जाने वाले जो बर्ड्स हैं, इनके बारे में जो है कंपैरिजन नहीं दिया गया क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर नहीं रहते, वो पानी में डाइव लगाते हैं, खुराक पकड़ते हैं और चले जाते हैं, इसलिए यहाँ हम नो कंपैरिजन्स लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन जो है वो रिलीज करें। मैरीन बर्ड्स अगेन लिखा हुआ नो कंपैरिजन क्योंकि मुकम्मल तौर पर 100% जो है ये हर वक्त पानी में नहीं है, तो वीकली हाइपर ऑस्मोटिक है। और टेरेस्ट्रियल बर्ड्स वीकली हाइपर ऑस्मोटिक है क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले जो बर्ड्स हैं वो भी पानी ना होने के बराबर पीते हैं। आप देख लेते हैं इनका नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि आपको एमसीक्यू में यहाँ से किसी के लिए भी पूछा जा सकता है। अमोनिया है, समटाइम्स अमोनिया यूरिया है, फिर यूरिक एसिड है, और साथ में की अडेप्टेशन लिखी हुई है कि कौन सा मेजर तरीका है जिसकी वजह से ये अपना जो अब्जॉर्प्शन है सॉल्ट्स की करते हैं या पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, या कौन सा तरीकाकार इन्होंने इख्तियार किया हुआ है जिसकी वजह से ये मेनली बेहतर तरीके से यूरिन फॉर्मेशन कर लेते हैं, पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं और कंजर्वेशन ऑफ वाटर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ड्रिंक फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी पीना पसंद करते हैं। तो आपने परिंदों को गर्मियों में स्पेशली देखा होगा कि जहाँ जहाँ नलके लगे होते हैं, नलके के पास की जगह होती है, यहाँ हम अगर उनके लिए बर्तनों में पानी रख दें तो वहाँ से पानी पीना पसंद करते हैं क्योंकि ताज़ा पानी होता है, इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है और उनके लिए आसानी होती है। ये डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बारे में जो हमने टेबल देखा है बिल्कुल वैसी ही डिटेल्स जो है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रही। यहाँ पर डायग्राम 28.18 जो है इसमें आपको एक मैमल के बारे में दिखाया गया है कि क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आएगा।
आप देख सकते हैं कि कूल ड्राई एयर को ये इनहेलेशन के दौरान अंदर लेकर जा रहे हैं नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में फिर यहाँ इसको गर्माइश और मॉइस्ट किया जाता है बॉडी की हीट से, इसे गर्म करके आगे भेजा जा रहा है लंग्स के अंदर। लंग्स में वार्म एयर जो है वो जाती है, वाटर वेपर्स जो है इसमें थोड़े से ऐड भी हो जाते हैं, हीट भी जो है वो ऐड हो जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट भी थोड़ी सी की जाती है, और वाटर वेपर्स को निकाला भी जाता है इसलिए क्योंकि हवा को नमदार निकाल के अंदर लाया जाता है और ख़ारिज किया जाता है ताकि ये हमारे सेल्स की अपनी अंदर ड्राइनेस क्रिएट ना कर दे। अब इसी चीज़ को रिवर्स करके दिखाया गया है। हॉट मॉइस्ट एयर निकाली जा रही है, खारिज की जा रही है, इसमें बॉडी हीट जो है वो डाली जा रही है, थोड़ी सी बॉडी हीट जो है वो निकाल भी ली जाती है और फिर इसको थोड़ा सा नमदार बनाकर और कंडेंस करके वाटर के वेपर्स के साथ जिस्म से खारिज किया जाता है। तो जो हवा हम बाहर निकालते हैं वो थोड़ी सी वार्म भी होती है और थोड़ी सी मॉइस्ट भी होती है, और इस चीज़ को आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथ पर सांस निकालें तो आपको फील होगा कि पानी जो है उसकी एक फीलिंग आपको आएगी, वाटर वेपर्स की आपको एक फीलिंग आएगी और गर्माइश की आपको एक फीलिंग आएगी। अब बात कर लेते हैं मेटानेफ्रिक किडनी की। उससे पहले क्योंकि ये सारा सिस्टम इन्होंने ह्यूमन बींग्स में डिस्कस किया हुआ है और ये आपको पहले मैं दिखा देती हूँ। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं इंफीरियर वेना केवा, बड़ी वेन है, बॉडी के निचले हिस्से में डिवीजन्स पैदा करती है, ब्रांचेस पैदा करती है और वहाँ से ब्लड जो है वो इकट्ठा करती है। और फिर जो दो किडनीज मौजूद हैं, एक थोड़ी सी ऊपर है एक थोड़ी सी नीचे है। ये आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि जो दो किडनीज होती हैं वो पोजीशन वाइज एक थोड़ी सी ऊपर होती है एक थोड़ी सी नीचे होती है। ऊपर पीले रंग का इनके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। हर किडनी में से निकलने वाली दो पीली नालियां आपको नजर आनी है जिन्हें हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुलती हैं। यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा के थ्रू जिस्म से बाहर यूरिन को खारिज करता है, एक्सपेल आउट करता है। अब बात कर लेते हैं हम किडनी की। ये देखिए जो वेना केवा है वो आगे से जाकर डिवाइड करती है, ब्रांचेस देती है और गुजरती है हर इंपॉर्टेंट ऑर्गन में। किडनी के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो ब्लू रंग की यहाँ रेनल वेन आपको दिखाई गई है। रीनल का वर्ड जो है वो किडनी के लिए यूज़ होता है और ये जो वेन है ये खून प्योरीफाई करके साफ करके यहाँ से बाहर निकाल लेती है। रेनल आर्टरी जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग और वेस्ट कंटेनिंग ब्लड जो है वो किडनी तक पहुँचाती है। इस रेनल आर्टरी की दो हैं टाइप्स, एक राइट किडनी में जाएगी एक लेफ्ट किडनी में जाएगी और ये पूरा एक नेटवर्क बना देती है। अगर हम इस डायग्राम को बड़ा करके देखें तो आप देख सकते हैं कि किडनी इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट विच इज़ कॉल्ड एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन लाखों की तादाद में मौजूद होते हैं किडनी में और ये तमाम अंदर जो किडनी का हिस्सा है उसके अंदर जा बजा मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर आर्टरी और हर वेन आगे जाकर छोटी छोटी मजीद ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है ताकि पूरी किडनी के अंदर जो ब्लड को लाया जा रहा है और ब्लड को फिर इकट्ठा किया जाएगा प्योरीफाई करके, ये काम बेहतर तरीके से सर अंजाम दिया जा सके। तो अंदर जाकर जब ये रीनल आर्टरी रीनल वेन ब्रांचेस पैदा करती हैं तो इनको लॉबर आर्टरी एंड इंटरलॉबर वेन कहते हैं। फिर जाके ये मज़ीद छोटी छोटी फाइन वेसल्स में तकसीम हो जाती है और पूरी किडनी में जगह जो है वो भर जाती है। अच्छा जी, बाहर का हिस्सा किडनी का कहलाता है कॉर्टेक्स, अंदर का हिस्सा कहलाता है मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर आप जा बजा देख रहे हैं तिकोने से स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें पिरामिड्स बोलते हैं। अब दोनों जगह दरमियान में नेफ्रॉन जो है वो जा बजा पाए जाते हैं। यहाँ से नेफ्रॉन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर खुलते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एक से ज़्यादा नेफ्रॉन के साथ लिंक करती हैं और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रीनल पेल्विस जो दरमियान का पीला हिस्सा है उसमें जाके खुलती हैं। रीनल पेल्विस आगे से तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है और एक ट्यूब बना देती है जिसे यूरेटर कहते हैं। अब आपको इन्होंने ग्लोमेरुलस दिखाया लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी नेफ्रॉन। हर नेफ्रॉन के अंदर जाकर इंटरलोब्यूलर आर्टरी और इंटरलोब्यूलर वेन लिंक करती है। इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक गिरफ्त वाला हिस्सा है, नेफ्रॉन का सबसे पहला हिस्सा है, उसके अंदर एक छोटा सा गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे को बंच को ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हुक के जैसी अपीयरेंस दे रहा है उसे हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं। अब यहाँ पर एक ब्लड वेसल जो है वो खून लेकर आएगी, ग्लोमेरुलस के अंदर दाखिल करवाएगी जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट से भरा हुआ होगा। इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। और एक जो इसकी ब्रांच है नेटवर्क बनाने के बाद वो वापस लेकर जा रही है खून, उसको निकाल रही है, उसे हम कहेंगे ईफरेंट आर्टीरियोल।
दोनों जो आर्टरीज हैं, रीनल आर्टरी दाईं तरफ की बाईं तरफ की, फिर आगे जाके वो इंटरलोब्युलर जो चेन है ब्लड वेसल्स की वो पैदा करेंगे, और उसके बाद हर नेफ्रॉन के अंदर आर्टीरियोल्स के लेवल पर आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पूरा बंच पैदा करिए, नेटवर्क पैदा करिए, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये सारे का सारा नेटवर्क ब्लड वेसल्स का नेफ्रॉन के पूरे हिस्से को जकड़ लेता है, और नेफ्रॉन जो है उसमें सबसे पहले जो बोमेंस कैप्सूल है, जिसे हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहते हैं, इसको पुराने ज़मानों में बोमेंस कैप्सूल कहते थे, वो बलदार हिस्सा बना देता है, जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल अगला, कॉन्वोल्यूटेड बलदार, ये ट्यूब है। उसके बाद ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है, नैरो होने के बाद ये बारीक हो जाता है और मज़ीद, और उसके बाद ये यू शेप करके वापस ऊपर आ जाता है। तो इस यू शेप हिस्से को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। पुराने ज़माने में लूप ऑफ हेनले कहा जाता था, अब लूप ऑफ नेफ्रॉन भी कहा जाता है। इसमें से वो हिस्सा जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, जहाँ तीर नीचे की तरफ निशान कर रहा है, उसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और वो हिस्सा इसका ट्यूब का जो ऊपर की तरफ उठ रहा है उसे असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि नेफ्रॉन जो है मजीद दोबारा आखिर में बलदार हो जाती है। लास्ट बल जो पैदा करती है उसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से इंटरलोब्युलर वेन जो है वो सारा ब्लड इसमें से अब्जॉर्ब कर लेती है, और एंड पे नेफ्रॉन जो है वो जाके एक बड़ी सी डक्ट में खुलता है, जिसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का नाम ही कलेक्टिंग डक्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये खून को इकट्ठा करती है, 2-3 नेफ्रॉन के साथ ये लिंक करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें ओपनिंग्स दिखाई गई हैं। नेफ्रॉन जो है उसकी पोजीशन भी दिखाई गई है कि इसका आधा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स में होता है और बाकी का हिस्सा जो है वो मेड्यूला में होता है। नेफ्रॉन भी आगे से पोजीशन वाइज जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं, जक्स्टा मेड्यूलरी वगैरह इस तरह की टर्म्स हम यूज़ करते हैं। उसको हम जब इंशाल्लाह ताला टेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको अगेन इन्होंने नेफ्रॉन को ब्लड वेसल्स के बगैर जो है वो दिखाया गया कि किस तरह से इसमें जो सारी अब्जॉर्प्शन है वो होती है। तो आप देख सकते हैं कि जनाब मिली मोलर्स में आपको दिखाया गया ये कंसंट्रेशन। इफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल एक खून लेकर ग्लोमेरुलस का नेटवर्क बनाएगी, एक ग्लोमेरुलस कैप्सूल के बाहर निकल जाएगी। ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर है, वो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसने ग्लोमेरुलस को घेरा डाला हुआ है। पहले बल को दिखाया गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले दिखाई गई है जिसे लूप ऑफ नेफ्रॉन भी कहते हैं, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दिखाई गई है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कलेक्टिंग डक्ट दिखाई गई है। अब इन्होंने आयंस मिनरल्स की जो अब्जॉर्प्शन होती है नेफ्रॉन के लेवल पर वो सारी आपको दिखाई है कि कैसे की जाती हैं। तो सोडियम को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके जिसम में वापस भेजा जाता है, क्योंकि सोडियम थोड़ा कम जो है वो हमें एक्वायर होता है अपने फूड के थ्रू, और इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इस वजह से एनर्जी एक्सपेंड करके इसको बॉडी के अंदर वापस भेजा जाता है। कुछ सोडियम डिफ्यूज़ भी हो जाती है जब कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो। अच्छा जी, उसके बाद क्लोराइड आयन को भी डिफ्यूज़ किया जाता है, पर्पल कलर में आप देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट दिखाई गई है। पानी को भी डिफ्यूजन के अमल से ही जो है वो अब्जॉर्ब किया जाता है। सारे अलग जो कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली हमारे यूरिन में शामिल होते हैं और जिनकी जो अब्जॉर्प्शन है या रिलीज जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है, उनको अलग तीर से आपकी बुक में दिखाया गया। तो आप देख सकते हैं कि रेड तीरों में पानी जो है वो अब्जॉर्ब हो रहा है और ये ट्यूब के अंदर से गुजर रहा है, और इसमें से अभी भी जिस पानी की ज़रूरत है उसको जिस्म के अंदर वापस भेजा जा रहा है। इसी तरह सोडियम को भी जिस्म के अंदर वापस भेजा जा रहा है। समटाइम्स इसको कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भेजना पड़ता है, तो उसको हम फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लोराइड आइंस का भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह से उसको मूव किया जा रहा है। अल्टीमेटली जो पानी और मिनरल्स आइंस बहुत ही थोड़ी मिकदार में होते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो पानी के अंदर हल होकर वो यूरिन बन गया होता है, तो वो खासी पैकेज्ड फॉर्म में कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ तो कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जा रहा होता है, जो कि बहुत हद तक तैयार यूरिन होता है जिसको मज़ीद बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर अभी भी देख लिया जाता है कि अगर पानी की अभी भी ज़रूरत है बॉडी को तो उसको अब्जॉर्ब कर दिया जाए, रीअब्जॉर्ब करके जिस्म में वापस भेज दिया जाए। और फिर फाइनली जो कि यूरिनरी ब्लैडर की तरफ रीनल पेल्विस के अंदर पहले पोर किया जाता है, फिर रीनल पेल्विस उसको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में अखराज करेगा उसका, तो उसमें पानी, यूरिया, यूरिक एसिड और इस तरह के और ऐसे मेटाबोलाइट्स कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, और कुछ ड्रग्स वगैरह जो हम खाते हैं अपने इलाज वगैरह के नतीजे में, तो उनका भी जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं उनके भी जो रिमेनिंग पार्ट्स बनते हैं, उनके भी जो इफ़ेक्ट कॉज करने वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनको खारिज करने की ज़रूरत होती है, तो वो इस यूरिन के थ्रू जो है वो निकलते हैं।